हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ऑल इंडिया स्टेट AJEE PYQ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम बात कर रहे हैं आपके पास डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में आज हम बात करेंगे आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट की, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आपका डिजाइन ऑफ बीम। डिजाइन ऑफ बीम से प्रीवियस पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था आपके पास डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर, कनेक्शन एंड इंट्रोडक्टिव पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अब तक उस पार्ट को कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आपके पास डिजाइन ऑफ बीम की। डिजाइन ऑफ बीम क्या है हमारे पास? बीम आप सभी जानते हैं कि बीम आपके पास एक फ्लेक्सुरल मेंबर है। तो यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं वो आपके पास एज ए फ्लेक्सुरल मेंबर की स्टडी करेंगे। फ्लेक्सुरल मेंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम दो पार्ट्स के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। हालांकि मैं इस तरह का क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं, यानी कि एडिटेड तो नहीं करवाया, बट इस क्वेश्चन से रिलेवेंट मेरे पास जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर डिस्कस किया है, जहां पे हमने डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर स्टडी किया था। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस क्या बोलता है कि वेब क्रिपलिंग इज कॉज्ड बाय, कि जो आपके पास वेब क्रिपलिंग होता है वो किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन बोल रहा है एक्सेसिव बेंडिंग मोमेंट के कारण होता है, या फेलियर ऑफ वेब अंडर पॉइंट लोड्स के कारण होता है, या विड्थ ऑफ फ्लैंज के कारण होता है, या कॉलम सेक्शन ऑफ वेब के कारण होता है। अगर हम बात करते हैं आपके पास एज ए कंप्रेशन मेंबर की या एज ए फ्लेक्सुरल मेंबर यानी कि बीम की, तो वहां पर हम एक यूनिवर्सल सेक्शन को अडॉप्ट करते हैं जिसका नाम है आपके पास आई सेक्शन। अगर मैं आपको यहाँ पर फिर से आई सेक्शंस के बारे में अगर नॉलेज देना चाहूँ, जो हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर पढ़ा था कि देखिएगा आई सेक्शंस के पास क्या होता है सर, दो फ्लैंज होते हैं सर, और एक आपके पास वेब होता है। क्लियर है? कुछ इसी तरह से है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, ये फ्लैंज हो जाएगा, ठीक है, फ्लैंज है। और अगर हम बात करते हैं सर इसकी, तो ये क्या हो जाएगा सर, आपके पास वेब है, और ये भी क्या है सर मेरे पास, फ्लैंज है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द आपके वाई एक्सिस, तो यहाँ पर मेजर एक्सिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो आपके पास आई एक्स एक्स पे रहती है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आई सेक्शन की, तो आपका पास एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग आप देख सकते हैं, जिसमें अगर मेजर एक्सिस काउंट करते हो आपके पास वो एक्स एक्सिस होता है। यहाँ पे जो हमें सेक्शन देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर हमें एज ए स्टिप सेक्शन देखने को मिलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि सर जो यहाँ पर आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि जो डिफ्लेक्शन आता है वो आपके पास बहुत कम आता है, तभी हम इसको एज ए आई सेक्शन अडॉप्ट करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फ्लैंज किसके काम आता है सर? फ्लैंज हमारे बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है, बिल्कुल सही। और अगर मैं बात करता हूँ वेब की, तो वेब सर हमारे शियर फोर्स को रजिस्ट करता है। क्लियर है? बेसिक से पॉइंट्स है। अगर हम बात करते हैं कि वेब में भी आपके फेलियर आ सकते हैं, बिल्कुल सही, जिसको हम वेब क्रिपलिंग बोलते हैं। वेब के अंदर आपके पास सर बकलिंग आ सकता है, बकलिंग का क्राइटेरिया आ सकता है। ये सारे फेलियर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। बट जब हम बात करते हैं सर आपके वेब क्रिपलिंग की, तो वेब क्रिपलिंग कब अकर्स होती है कि जैसे ही सपोज करो आपके बीम के ऊपर क्या लग रहा है, यानी कि आपके फ्लैंज पोर्शंस पे क्या लग रहा है, आपका लोड एक्ट कर रहा है, लोड एक्ट कर रहा है, और नीचे से क्या लग रहा होगा सर, आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट रिएक्शन लगा होगा। क्या लगा होगा? सपोर्ट रिएक्शन RX लगा होगा। तो देखिएगा जब ऊपर से लोड लग रहा है और नीचे से सपोर्ट रिएक्शन, जहां पे लोड लग रहा है और सपोर्ट रिएक्शन आपस में, तो वहां पे क्या करेगा सर, यहाँ पर वो कुछ इस तरह से वो क्या करेगा, क्रिपलिंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह का आपको क्रिपलिंग एक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो अगर मैं बताता हूं जो कि आपका वेब क्रिपलिंग होता है किस किस के कारण होता है, देखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं वेब क्रिपलिंग जो आती है वो किसके कारण आती है, इज ड्यू टू अकर्स किसके कारण आ सकती है, अगर कंसंट्रेटेड लोड के कारण। किसके कारण? कंसंट्रेटेड लोड के कारण आ सकती है। क्लियर है? बिल्कुल सही। अगर मैं बात करता हूं इस कंसंट्रेटेड लोड को, तो इस कंसंट्रेटेड लोड को हम एज ए पॉइंट लोड भी कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वो आपका पॉइंट लोड भी हो सकता है। और एज ए अगर हम बात करते हो कंसंट्रेटेड लोड में, तो आपके पास एज ए सपोर्ट रिएक्शन भी हो सकता है। क्लियर है?
सपोर्ट रिएक्शन भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास क्या होगा, वेब क्रिपलिंग होगा, वो सिर्फ लोड के कारण ही नहीं, वो आपके सपोर्ट रिएक्शंस के कारण भी आ सकता है। बट आपको यहाँ पे लोकेशंस पता होनी चाहिए। अगर जब आपका सर क्या है पॉइंट लोड अकर्स होगा तो आपका वेब क्रिपलिंग कहाँ पे आएगी, अकर्स बिलो द पॉइंट लोड होगा। और जब आपका सपोर्ट रिएक्शन होगा तो सपोर्ट रिएक्शंस के ऊपर रहेगा और सर आपके कंसंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड के सर बिलो रहेगा। तो ये भी अगर हम बात कर देते हैं वेब क्रिपलिंग की लोकेशंस की, ठीक है, लोकेशन देखिएगा यहाँ पर आपके पास लोकेशंस, तो इसकी लोकेशंस कहाँ रहेगी सर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी लोकेशंस की बात करते हैं, अकर्स बिलो दी पॉइंट लोड, अकर्स बिलो दी पॉइंट लोड के तो सर क्या होगा सर आपके पास वो नीचे होगा बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं सर अकर्स अबव दी सपोर्ट रिएक्शन, और सर अकर्स अबव दी सपोर्ट रिएक्शंस, क्लियर है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसका आंसर तो आप सभी बता दोगे कि एक्सिस बेंडिंग मोमेंट नो सर फेलियर ऑफ वेब अंडर द पॉइंट लोड, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसकी लोकेशंस कहाँ होगी। अगर पॉइंट लोड बोला तो अकर्स बिलो दी पॉइंट लोड के नीचे आएगा और सपोर्ट रिएक्शंस के ऊपर आएगा डियर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड सवाल नहीं पूछा गया है आज तक, बट हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में आपको इसी के बेस पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है कि एज पर जनरल नोटेशन फॉलोड इन IS 800 2007 शेयर एरिया फॉर वेल्डेड आई सेक्शन सब्जेक्टेड टू मेजर एक्सिस। देखिएगा यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, फिर से यहाँ पर आई सेक्शंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, फिर से अपना आई सेक्शंस बना देते हैं। तो आई सेक्शंस में आप सभी जानते हैं सर आपके पास कुछ मेजर एक्सिस आती है। तो मेजर एक्सिस की आपके पास ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मेजर एक्सिस है, और अगर मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग बात करता हूं ये मेरे पास माइनर एक्सिस है। तो इसको मैं लिख सकता हूं आई एक्स एक्स, ठीक है, बिल्कुल सर आई एक्स एक्स हो गया, और ये हो गया मेरे पास सर आई वाई वाई। क्लियर है, कुछ इस तरह से। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करता हूं फ्लेंज की, तो फ्लेंज की मेरे पास क्या दी गई है, यहाँ पर सर थिकनेस दी गई है, और वेब की भी मेरे पास क्या दे दी गई है, यहाँ पर सर थिकनेस दे दी गई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ TW, और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं सर आपके पास TF लिखता हूँ। क्लियर है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये क्या दे दिया गया सर आपका डेप्थ ऑफ दी वेब, तो आप DW लिख सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से फ्लेंज से लेके आउटर फ्लेंज से लेके आउटर फ्लेंज, मतलब एंड टू एंड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे सर, हम यहाँ पर H बोल देंगे। क्लियर है, ये हमने कह दिया है। और अगर मैं बात करता हूं इस डिस्टेंस की, तो इसको मैं क्या मानूंगा सर, इसको मैंने सपोज कर लिया, इसको मैंने BF मान लिया है। क्लियर है। तो हमने क्या किया है, अलग अलग नोटेशन सबकी बता दी गई है, बट आपको बताना है सब्जेक्टेड टू मेजर एक्सिस बेंडिंग इज कैलकुलेटेड, कि मेजर एक्सिस के लॉन्ग आपको क्या कैलकुलेट करना है, बेंडिंग कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं बेंडिंग की, किसकी बात की जा रही है यहाँ पर सर, बेंडिंग की। तो बेंडिंग के भी आपके पास दो केसेस आएंगे, एक मेजर एक्सिस रहेगा सर और दूसरा आपके पास माइनर एक्सिस रहेगा। कौन सा सर, मेजर एक्सिस रहेंगे सर हमारे पास, और दूसरे सर आपके पास कौन से रहेंगे, माइनर एक्सिस रहेंगे हमारे पास। क्लियर है। अब जब मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो हम सबसे पहले कौन से सेक्शन लेंगे सर, हम हॉट रोल्ड सेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से सेक्शंस की बात की जाएगी सर, हॉट रोल्ड सेक्शंस की बात की जाएगी, हॉट रोल्ड सेक्शंस, ठीक है। और माइनर एक्सिस के लॉन्ग वे हम किसको देखेंगे, हॉट रोल्ड सेक्शन ही देखेंगे, हॉट रोल्ड सेक्शंस। क्लियर है। तो इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं, हॉट रोल्ड सेक्शन, और यहाँ पे भी हॉट रोल्ड सेक्शन। जब हम मेजर एक्सिस के लॉन्ग की बात करेंगे तो वहां पे जो आपके पास मेजर एक्सिस बेंडिंग इज कैलकुलेटेड रहेगा, वो किसके करस्पॉन्डिंग रहेगा सर आपके पास, वो रहेगा सर H इंटू TW। किसके लॉन्ग सर, H इंटू TW। बट जब हम बात करेंगे सर किसकी, माइनर एक्सिस के लॉन्ग, तो ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ B इंटू TW। क्लियर है, सॉरी TF, ठीक है, TF B।
क्लियर है। तो ये आपको दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पे याद रखना है। हॉट रोल्ड सेक्शन है H इंटू TW और हॉट रोल्ड सेक्शन माइनर एक्सिस के ट्वाइस ऑफ B इंटू TF। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में बात की गई है, आपके पास मेजर एक्सिस की बात की गई है, तो मेजर एक्सिस के H इंटू TW, तो H इंटू TW आपके पास आ गया है। क्लियर है। ये तो सर आया आपका हॉट रोल्ड के केस में, बट उसने पूछा किसके हैं, वेल्डेड के केस में पूछा है। तो जब मैं वेल्डेड के केस की बात करूंगा, इन केस ऑफ वेल्डेड, तो वेल्डेड का हम सिर्फ कौन सा चेक करेंगे सर, वेल्डेड सेक्शन का सिर्फ हम मेजर ही चेक करेंगे, और मेजर भी क्या रहेगा सर आपके पास, D इंटू TW रहेगा डियर, D इंटू TW। तो देखिएगा D इंटू TW क्या रह गया सर आपके पास, ये रहेगा। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो फर्स्ट किसका था सर, ये आपके पास हॉट रोल्ड सेक्शन HRS था, और DTW वेल्डेड रोल सेक्शन WRS। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मैंने दोनों सेक्शंस आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करा दिया है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। स्टूडेंट इसका आंसर लगाते हैं क्योंकि हॉट रोल्ड सेक्शंस की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, वो वेल्डेड रोल्ड सेक्शंस की बात कर रहा है, यानी कि जब आपने अपने सेक्शन को क्या किया है सर, वेल्ड किया गया है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि एज पर IS कोड फॉर द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ लोडेड बीम। आपको क्या बताना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बताना है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को मैं डेल्टा मैक्स लिखता हूं, बिल्कुल सर। तो ये डेल्टा मैक्स शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए सर, स्पैन बाई 325 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहां तो मुझे आंसर मिल गया है सर, स्पैन बाई 325। क्लियर है, बिल्कुल सही। बट अगर हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड के डिफ्लेक्शन की, और कैसा हो आपका, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड, देखिएगा इन केस ऑफ, आइडियली हम किसको मानते हैं सर, सिंपली सपोर्टेड बीम को मानते हैं। इसके दो केसेस बनते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के, एक बनता है ससेप्टिबल क्रैकिंग, ससेप्टिबल ससेप्टिबल टू क्रैकिंग, और दूसरा बनता है नॉट susceptible टू क्रैकिंग। क्लियर है। तो इन दोनों के केस में आपको क्या बताना है, डिफ्लेक्शंस बताना है भाई। क्लियर है। तो अगर मैं ससेप्टिबल टू क्रैकिंग हुआ तो आपकी डिफ्लेक्शन किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए सर, स्पैन बाई 360, शुड नॉट बी मोर देन स्पैन बाई 360, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और नॉट ससेप्टिबल टू क्रैकिंग हुआ तो नॉट स्पैन बाई 300। क्लियर है। तो ये आपको केसेस याद रखना कि अगर हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करेगा तो स्पैन बाय 325, और अगर बोला सर उसने केसेस दिया गया है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ससेप्टिबल टू क्रैकिंग है, तो डिफ्लेक्शन आपकी कितनी रहनी चाहिए सर, स्पैन बाय 360, और नॉट ससेप्टिबल टू क्रैकिंग है तो स्पैन बाय 300 रहनी चाहिए। क्लियर है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा मैक्स की बात की जा रही है डियर, और यहाँ पे भी डेल्टा मैक्स की बात की जा रही है। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, विच अमंग द फ्लाइंग टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड फॉर लाइट लोडेड बीम, कि इसमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आपके पास लाइट लोडेड बीम है। अगर हम बात करते हैं तो आई सेक्शन आपके पास लाइट लोडिंग है, यहाँ पर तो देखते हैं हम सर, यहाँ पे लाइट बीम भी हो सकता है, वो हैवी भी हो सकता है आपके पास, और मॉडरेट लोड का भी हो सकता है, तो आई तो हो नहीं सकता। अगर हम बात करते हैं स्क्वायर होलो सेक्शन, तो स्क्वायर होलो सेक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं सर, लाइट लोडेड बीम के अंदर करते हैं। बिल्कुल सही। और इसी को क्या बोला जाता है, होलो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन बोला जाता है डियर। तो ये भी आप ध्यान रखना कि सर इसी को क्या बोला जाता है, होलो स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन बोला जाता है, स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये लाइंस भी, तो आप दोनों ही नाम आपको यहाँ पर क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम। किसकी बात कर रहे हैं, कंप्रेशन फ्लैंज, यानी कि लेटरल टॉर्जन बकलिंग की बात की जा रही है। और लेटरल टॉर्जन बकलिंग के केस में मैंने आपको बताया था स्लेंडरनेस रेशो ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज, मैं लिख देता हूं कंप्रेशन फ्लैंज या फिर लेटरल टॉर्जनल, तो शुड नॉट बी मोर देन स्पैन बाई 300, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यही कहा था हमने सर। सो नो, ओके,
किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, स्पेन बाई नहीं भाई, मैं डिफ्लेक्शन नहीं बता रहे यहाँ पर, डिफ्लेक्शन तो किससे ज्यादा सर, 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं सिलेंडरनेस, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशो टेंशन मेंबर की मैंने डिस्कस किया था, तो टेंशन मेंबर के केस में सर शुड नॉट बी मोर देन 400 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इनके 400 पर रिस्ट्रिक्ट कर दी जा रही है। सिलेंडरनेस रेशो मैंने लेसिंग मेंबर का बताया था आपको, लेसिंग का बताया, सिलेंडरनेस रेशो मैंने आपके पास ब्रेसिंग का बताया, तो लेसिंग का सर शुड नॉट बी मोर देन 145, ब्रेसिंग का सर 120, ठीक है। और सिलेंडरनेस रेशो अगर मैं बैटन्स की बात करता हूँ तो बैटन का सर शुड नॉट बी मोर देन 50, और दूसरा था 0.7 टाइम्स ऑफ अनफेवरेबल सिलेंडरनेस रेशो। क्लियर है, तो ये सारी के सारी कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूं प्रीवियस पार्ट में भी, और तभी मैं बार बार यही बोलता हूं कि चीजों को इतना याद कीजिएगा कि उसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सारे पॉइंट्स क्या हो जाए, याद हो जाए। तो यहाँ पे कंप्रेशन फ्रेंच के केस में 300, टेंशन में मैक्सिमम 400, लेसिंग में 145, ब्रेसिंग में 120 और बैटन्स में 50 या फिर 0.7 टाइम्स ऑफ अनफेवरेबल सिलेंडरनेस रेशियो। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, द स्टील बीम सेक्शन वेब कैरीज। मैंने अभी बताया है, जब मैंने आपको यहाँ पर आई सेक्शंस बना के दिखाया था कि आई सेक्शन में सर क्या होते हैं, आपके पास 2 फ्लैंज होते हैं और सर आपके पास एक वेब होता है, कुछ इसी तरह से बताया था। अगर मैं बात करता हूं फ्लैंज की, ये क्या है मेरे पास सर, फ्लैंज है। ये फ्लैंज किसको रजिस्ट करता है सर, मोर देन 80 टू 90% बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करता है सर, मोर देन 80 टू 90% बेंडिंग मोमेंट को कैरी करता है। क्लियर है, बिल्कुल सही। बट जब हम बात करते हैं सर इस वेब की, तो वेब किसको रजिस्ट करता है सर, आपके वेब रजिस्ट करता है मोर देन 80 टू 90% ऑफ शेयर फोर्स को कैरी करता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही आपको बता दिए थे सर, बेंडिंग मोमेंट के केस में भी बता दिया था और शेयर फोर्स के केस में भी। तो वेब किसको कैरी करता है सर, आपका शेयर फोर्स को। कितना कैरी कर सकता है सर, 80 से 90%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि बीम इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू। देखिएगा, अगर हमने बात की थी, देखिए मैंने सारे बता दिए थे आपको। सबसे पहले मैंने यहाँ पर टेंशन मेंबर की बात की थी आपके पास, बिल्कुल सही, टेंशन मेंबर देखा था हमने। टेंशन मेंबर के बाद सर आपने यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर देखा। किसकी बात की थी सर, कंप्रेशन मेंबर की बात की थी। और कंप्रेशन मेंबर के बाद सर हमें फ्लेक्सुरल मेंबर की बात की थी, फ्लेक्सुरल मेंबर की बात की थी। ये सारे मेंबर्स आपको पहले से क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए डियर, कि सर कंप्रेशन मेंबर के एग्जांपल कौन से हैं और टेंशन मेंबर के एग्जांपल कौन से हैं। तो टेंशन मेंबर का एग्जांपल मैंने बताया था सर, टाई क्या है हमारे पास, टेंशन मेंबर है। और टाई के अलावा सर हमारे पास और कौन सा टेंशन मेंबर होता है, टेंशन मेंबर ही होता है। टाई के बाद सर अगर हम बात करते हैं, केबल हो गया आपके पास सर वायर हो गया आपके पास, ठीक है, और आपके पास सर रोड हो गया आपके पास, ठीक है, और सर आपके पास रोप जिसपे आप कपड़े सुखाते हो, रस्सी। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो गए सर, आपके पास टेंशन मेंबर के हो गए। बट जब हम कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं तो कंप्रेशन मेंबर में मैंने आपको बताया था सर कॉलम। तो कॉलम क्या है हमारे पास सर, कंप्रेशन मेंबर है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रट की, तो स्ट्रट भी क्या है, कंप्रेशन मेंबर। और उसमें से प्रिंसिपल कंप्रेशन मेंबर कौन सा हुआ सर, आपका बूम हो गया आपके पास, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फुटिंग भी क्या करता है, आपका टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट कर, सॉरी कंप्रेसिव फोर्स को रजिस्ट करता है, तो भी आप कह सकते हैं। क्लियर है, तो ये एग्जांपल भी आपके क्या होने चाहिए सर, क्लियर होने चाहिए। अगर हम फ्लेक्सुरल मेंबर की बात करते हैं तो बीम आपके पास फ्लेक्सुरल मेंबर हो गया है, परलिंस हो गया हमारे पास, ठीक है, परलिंस हो गया आपके पास, राफ्टर हो गया आपके पास, ठीक है, सब कैसे हमारे पास सर, फ्लेक्सुरल मेंबर है। तो ये सारे के सारे आपको ये फॉर्म पहले से ही क्लियर होने चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तो बीम क्या हमारे पास एज ए फ्लेक्सुरल मेंबर है, जो किस तरह की फोर्स को कैरी करता है सर, एक्सियल या ट्रांसफर। तो सर वो ट्रांसफर लोडिंग को रजिस्ट करता है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर बी मेरा राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर कॉरस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले नाम तो पता होना चाहिए सर, इकोनॉमिकल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, वेट ऑफ प्लेट गर्डर, किसकी सर, वेट ऑफ प्लेट गर्डर,
वेट ऑफ प्लेट गर्डर जो होता है यहाँ पर वो क्या होता है सर आपके पास, वो सर मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, तभी हम उसके रिस्पेक्ट में क्या निकालते हैं सर आपके पास, हम कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर, और जो आपके पास इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर है उसको मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर डी। ठीक है, क्या होगा आपके पास, तो अलग अलग केस बनेंगे। सबसे पहले बनेगा आपके पास रिवेटेड केस में, कि जब आपने रिवेटेड किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, और दूसरा सर जब आपने वेल्डेड किया है अपनी प्लेट गर्डर को मैं क्या लिख सकता हूँ शॉर्टकट में, प्लेट गर्डर को मैं पीजी लिख रहा हूँ भाई यहाँ पर प्लेट गर्डर, तो रिवेटेड प्लेट गर्डर है अगर आपके पास तो हमारे पास डी क्या होगा, और जब सर वेल्डेड प्लेट गर्डर है हमारे पास तो उसकी डेप्थ क्या होगी। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास आंसर हो जाएगा सर 1.1 रूट एम बाई एम क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट डिवाइडेड बाय सिग्मा बी क्या है आपके पास, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इनटू टी डब्ल्यू क्या है, थिकनेस ऑफ वेब। उसी तरह से जब हम वेल्डेड की बात करेंगे तो 1.1 की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 5.3, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, एम डिवाइडेड बाय सिग्मा बी इनटू टी डब्ल्यू। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना। सबसे पहला कंसेप्ट तो ये है कि सर इकोनॉमिकल नाम क्यों पड़ा, किसके रिस्पेक्ट में वो इकोनॉमिकल है, सर वो प्लेट गर्डर है जो उसका वेट है वो बहुत कम है, तो उसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर कैलकुलेट करते हैं। और जो इकोनॉमिकल प्लेट गर्डर की डेप्थ होती है वो रिवेटेड प्लेट गर्डर में होती है 1.1 रूट एम बाई सिग्मा बी इंटू टी डब्ल्यू। और जब हम बात करते हैं वेल्डेड के केस में तो ये 1.1 की जगह 5.3 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एम बाई सिग्मा बी इंटू टी डब्ल्यू। एम है हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बी और सिग्मा बी है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, और टी डब्ल्यू हमारे पास थिकनेस ऑफ दी वेब है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही फॉर्मूले जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में है वो सर, मिनिमम वेट है सर उसका। ठीक है, वेट ऑफ प्लेट गर्डर इज मिनिमम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि बेरिंग स्टिफनर्स आर अप्लाइड इन ए प्लेट गर्डर, कि प्लेट गर्डर में हम बेरिंग स्टिफनर्स क्यों प्रोवाइड करते हैं। देखिएगा जब हम अपने आई सेक्शंस का एनालिसिस करते हैं या डिजाइन करते हैं तो आई सेक्शन आपका किससे कनेक्टेड होता है, आपका प्लेट गर्डर से। अब आई सेक्शंस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई सेक्शंस में क्या होता है, आपका जो वेब होता है वो आपके शेयर फोर्स को कैरी करता है, जबकि फ्लैंज हमारे बेंडिंग मूवमेंट को कैरी करता है। अब कितना बेंडिंग मूवमेंट सर, 80 से 90, कितना शेयर फोर्स सर 80 से 90। अब जो रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट रहा और जो रिमेनिंग शेयर फोर्स रहा उसको रजिस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेरिंग स्टिफनर्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास आई सेक्शन मेंबर्स होता है वो आपके पास सिलेंडर होता है और वहां पे सर किसी भी तरह का हमारे पास बकलिंग का क्राइटेरिया नहीं आना चाहिए। अब जब कोई भी बकलिंग का क्राइटेरिया नहीं आना चाहिए तो उस कंडीशन में हम बेरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। सर क्यों, सबसे पहले तो सर आपका जो वेब है वो बेंड ना करे, ठीक है। दूसरा सर आपके मेंबर में सर स्टेबिलिटी बनाए रखे। तो अगर पहला ऑप्शन देखते हैं कि टू रिमूव द बेंडिंग फेलियर इन फ्लैंज, क्या बेंडिंग को रिमूव करने के लिए, नहीं सर, ये भी फॉल्स हो गया आपके पास। दूसरा बोल रहा है सर टू स्टॉप द बेंड ऑफ वेब, बिल्कुल आपके वेब को क्या नहीं होने देता, वो बेंड नहीं होने देता, तो बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ट्रू। नेक्स्ट बोला है टू गिव स्टेबिलिटी ऑफ द वेब, बिल्कुल वेब को क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो सर ये भी मेरे पास ट्रू हो गया है। नेक्स्ट बोला फॉर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सर लोड का काम नहीं करता हो, तो ये फॉल्स हो गया है। तो पहला भी फॉल्स और चौथा भी फॉल्स। राइट कौन सा है सर, 2 और 3, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया सर यहाँ पर, सी आपका राइट ऑप्शन। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं बना के। सपोज करो मेरे पास ये आई सेक्शंस है और ये आई सेक्शन में आपको पता है वेब मेरा कैसा पोर्शन है सर, सिलेंडर पोर्शन से। तो यहाँ पे मैं इसको कुछ डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह से कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको आपको बताना चाह रहा हूं कि सर ऐसा क्यों। अब देखिएगा जब हमारे पास आई सेक्शन है तो आई सेक्शंस का जो मेरा वेब पोर्शन है सिलेंडर है। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे करना है सर कि मेरा जो सेक्शन है वो क्या करे, ये वेब बेंड ना करे। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं डियर, तो ऐसी कंडीशंस में हम एडिशनली बेरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं। अब जब एडिशनली बेरिंग स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं तो इसमें से आपके पास सर वो कौन कौन से स्टिफनर हो सकते हैं, सर वो हमारे पास एंड स्टिफनर भी होते हैं, इंटरमीडिएट स्टिफनर भी होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं
ये सपोज करो मैंने एंड स्टिफनर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, ये एंड स्टिफनर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और ये मेरे पास सर इंटरमीडिएट स्टिफनर्स प्रोवाइड कर दिए। कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, हालांकि आपको ये सेक्शंस नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो गया सर, ये एंड हो गया आपके पास, एंड बेरिंग स्टिफनर बोल सकते हैं आप इनको, एंड बेरिंग स्टिफनर्स। ठीक है, ये भी आपके पास सर एंड बेरिंग हो गया है। ठीक है, और ये आपके पास सर इंटरमीडिएट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्या करेंगे, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आपके वेब को बेंड नहीं होने देंगे और आपके वेब की स्टेबिलिटी बनाई रखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया मेरे पास सर सी हो गया है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू द सिलेंडर नेंस कनेक्टेड टू वन साइड ऑफ गसेट प्लेट इज रिड्यूस। तो उसको कितना रिड्यूस किया जाता है, तो सर उसको जो रिड्यूस किया जाता है वो आपके पास 80% रिड्यूस किया जाता है, या आप लिख सकते हैं 0.8। तो देखिएगा 0.5, 0.6, 0.7, 0.7, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 0.8 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन सीजी ऑफ कंप्रेशन एंड सीजी ऑफ टेंशन फ्लैंज। देखिएगा सीजी ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज और सीजी ऑफ टेंशन फ्लैंज बताना है, प्लेट गर्डर इज नोन एज। तो देखिएगा यहाँ पे मैं फिर आपके बनाता हूँ कुछ, ये आई सेक्शन है मेरे पास, और ये मेरे पास सर ये वेब है, और ये मेरे पास सर ये आपका ये। ठीक है, अब सपोज कीजिएगा ये मेरे पास क्या है, मेंबर का एक्स एक्सिस लाई कर रहा है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मेरे पास सपोज करो इसके वेब में सीजी है, तो सीजी से ऊपर क्या होगा सर, मेरे पास कंप्रेशन होगा, और सीजी से नीचे मेरे पास टेंशन हो गया। तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ सर क्या, आपके पास कंप्रेशन फ्लैंज नाम दे सकता हूँ। ठीक है, और इसको कौन सा नाम दे सकता हूँ सर, मैं इसको टेंशन फ्लैंज नाम दे सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसकी ओवरऑल डेप्थ की, तो ओवरऑल डेप्थ क्या बनेगी सर हमारे पास, सर ओवरऑल डेप्थ बनेगी यहां से लेके यहां तक। ठीक है, बट मुझे ओवरऑल डेप्थ की बात रही, मुझे बोलना है सर किसकी, सर इसकी इफेक्टिव डेप्थ। तो इसका सीजी कुछ यहाँ पे लाई करेगा और इसका सीजी कुछ यहाँ पे लाई करेगा। अब कंप्रेशन फ्लैंज के सीजी से लेकर टेंशन फ्लैंज के सीजी के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे सर, आपका इफेक्टिव डेप्थ बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा आपके पास, इफेक्टिव डेप्थ को मैं स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा सर आपके पास, डेप्थ ऑफ दी वेब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर आपके पास, थिकनेस ऑफ दी फ्लैंज हो जाएगा। क्लियर है? और अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये थिकनेस ऑफ वेब, और ये भी आपके पास थिकनेस ऑफ दी फ्लैंज हो जाएगा। क्लियर है? तो उसको क्या बोलेंगे सर हम, तो उसको बोलेंगे आपका इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे। क्लियर है? सीजी ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज टू सीजी ऑफ द टेंशन फ्लैंज इज नोन एज इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, टू इंश्योर दैट कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए बीम रिस्ट्रेन फ्रॉम मूविंग लेटरली। रिस्ट्रेन मतलब उसको रोका गया है कि वहां पर क्या हो, किसी भी तरह का लेटरल मूवमेंट ना हो। द क्रॉस सेक्शन मस्ट बी, देखिएगा जब किसी भी तरह का वहां पे मूवमेंट ना हो तो आपका सेक्शन कैसा होना चाहिए सर, कंपैक्टेड होना चाहिए एंड प्लास्टिक होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, आपके पास प्लास्टिक, यानी कि यहाँ पे मैं स्लैश डाल के भी लिख सकता हूं सर कंपैक्ट। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि इन ए स्टील बीम व्हेन द विड्थ टू थिकनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज इज सफिशिएंट लार्ज। क्या बोला है कि जब हम बात करते हैं विड्थ टू थिकनेस रेशियो, किसको जस्टिफाई करता है सर, आपके आई सेक्शन को जस्टिफाई करता है। क्लियर है? नेक्स्ट बोला है लोकल बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज में अकर्स इवन बिफोर एक्सट्रीम फाइबर यील्ड, सच सेक्शन इज जनरली नोन एज। जब क्या बोला गया है, उसका कंप्रेशन फ्लैंज सफिशिएंटली लार्ज है और लोकल बकलिंग ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज में अकर्स। लोकल बकलिंग कब आएगी सर, लोकल बकलिंग तब आएगी जब हमारा वेब पोर्शन कैसा होगा सर, सिलेंडर होगा। तो यहाँ पे यही पूछा है कि सर सेक्शन इज जनरली नोन एज प्लास्टिक, कंपैक्ट या सिलेंडर, सर सिलेंडर होगा। क्लियर है? बिल्कुल सही, क्योंकि उसने ये तो कह दिया कि जो सर मेरा कंप्रेशन फ्लैंज है, कंप्रेशन फ्लैंज कैसा है सर, मेरे पास लार्ज दे दिया गया है, और जो सर आपके पास वेब पोर्शन है वो कैसा है सर, मेरे पास वहां पे बकलिंग आएगी। अब वेब में बकलिंग कब आएगी, जब आपका वेब का पोर्शन कैसा हो सर, सिलेंडर हो। ठीक है, आपका सेक्शन पतला होगा। क्लियर है? तो उस कंडीशंस में, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, उसको सिलेंडर सेक्शन बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है,
कि as per IS 800 for unstiffened web, the resistance shear buckling should be verified when जब depth to thickness of the web less than 67 epsilon हो, no sir. Depth to thickness of web greater than 30 epsilon हो, no sir. Depth by thickness of more than 45, नहीं sir. Depth by थिकनेस ऑफ वेब मोर देन 67 एप्सिलॉन हो। और जहां पे अगर मैं एप्सिलॉन की बात करता हूं तो एप्सिलॉन क्या होता है आपके पास सर 250 बाई एफ वाई होता है। एफ वाई बोले तो यील्ड स्ट्रेस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास, आपके पास डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि इन केस ऑफ अनस्टीफन सीट कनेक्शन द मिनिमम बेयरिंग लेंथ ऑफ एंगल इज डिसाइडेड, कि जो आपके पास मिनिमम बेयरिंग एंगल लेंथ है वो किसको डिसाइड करता है सर, उसको डिजाइन किया जाता है फॉर ए बेंडिंग मोमेंट के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, वेब क्रिपलिंग ऑफ बीम, मोमेंट ऑफ द बीम, शेयर इन बीम या लेटरल बकलिंग ऑफ बीम। तो आपका आंसर हो जाएगा सर मोमेंट इन दी बीम के लिए, यानी कि बेंडिंग मोमेंट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, द परमिसिबल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ पर्लिन्स 4.5 meters which is subjected to live load supporting a GI metal sheet and supporting by elastic cladding। कंडीशन दे दी है आपके पास, देखिएगा तो यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना चाहूँ, क्या निकालने की बात कर रहे हैं हम सर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किसके केस में सर, इलास्टिक क्लेडिंग के बीच में। इलास्टिक क्लेडिंग को मैं ईसी लिखता हूं शॉर्टकट में, ठीक है। इलास्टिक क्लेडिंग के केस में कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर आपके पास स्पैन बाई 150 हो जाएगा। जहां पे हमारे पास स्पैन दिया है ऑलरेडी दे दिया गया है सर कितना सर 4.5 मीटर्स। तो एमएम में कीजिएगा तो 4.5 1 मीटर में 1000 एमएम होते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास 4500 एमएम आ जाएगा। सॉल्व करेंगे आप सर, 4500 डिवाइडेड बाय 150, 0 से 0 गया, 15 3 45 यानी कि 30 मीटर आ जाएगा आपके पास। तो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन आई मेरे पास इलास्टिक क्लेडिंग के केस में वो कितनी आई सर, मेरे पास 30 मीटर्स की आई। क्लियर है, तो यही क्वेश्चंस में पूछा था। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, ए। आज तो आपके पास इलास्टिक क्लेडिंग का केस है, कल को अगर ब्रिटल क्लेडिंग हो तो ब्रिटल क्लेडिंग के केस में देखिएगा कि जो डेल्टा मैक्स होगा, ब्रिटल क्लेडिंग को लिखता हूं मैं बीसी, क्या लिखता हूं सर, बीसी। तो ये क्या हो जाएगा सर आपके पास स्पैन बाय 150 की जगह 180 हो जाएगा। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। क्लियर है, तो आपका राइट आंसर भी हो गया है और दोनों फॉर्मूले आपको इलास्टिक क्लेडिंग के बारे में और ब्रिटल क्लेडिंग की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। क्लियर है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 17, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेटरल बकलिंग for a simply supported beam under normal loading condition provision torsional resistance as fully restrained बोला गया है and warping resistance as both flange fully restrained should be dash overall depth of beam L length of span। तो ये आपको मैं पहले बताया था किस किस के बीच में आएगी सर, नॉर्मलाइज वैल्यू 0.7 L है एंड आपके पास डिस्टेबलाइजिंग वैल्यू सर 0.85 L है। तो दिखेगा यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड, तो इसको आप नॉर्मलाइज बोल सकते हैं, नॉर्मलाइज को मैं एन लिखता हूं और ये सर डिस्टेबलाइजेशन को मैं डी लिखता हूं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर 0.7 हो जाएगा, इस चीज के बीच में वेरी करेगी। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि एक स्टील वायर 40 mm डाया दे दिया है स्टील वायर का, डी दे दिया मेरे पास 40 mm दे दिया गया है। 40 mm का मतलब क्या है, 4 सेंटीमीटर, 40 बाई 10 डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर आ गया। बेंट इनटू सर्कुलर शेप 20 मीटर रेडियस, ठीक है। और रेडियस दे दिया गया आपके पास, रेडियस कितना दे दिया है 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, एमएम में लिखना चाहूं तो 2000 mm। सेंटीमीटर बनाना चाहते हो तो आप सेंटीमीटर भी यहाँ पर बना सकते हैं, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया गया है सर हमारे पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है, कितना सर 3 × 10⁻³ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। क्लियर है, आपको बताना है मैक्सिमम स्ट्रेस, यानी कि आपको एफ कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो देखिएगा आपको एफ निकालना है तो यहाँ पे आप क्या लगाइएगा, बेंडिंग इक्वेशंस लगाइएगा। तो बेंडिंग इक्वेशंस क्या बन जाएगी आपके पास, तो बेंडिंग इक्वेशंस बन जाएगी E by R इज इक्वल टू M by I इज इक्वल टू F by Y।
क्लियर है। अब देखिएगा आपको एफ निकालना है, ई ऑलरेडी दिया गया है, आर रेडियस आपके पास 20 मीटर, सॉरी एमएम में नहीं सेंटीमीटर में करना है, तो 20 मीटर है, 1 मीटर में आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 2000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कर दिए सारी वैल्यू। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, यानी कि स्ट्रेस निकालना है। तो आपको यहाँ पर इसको इक्वेशंस देख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा सर मेरे पास E बाई आर इज इक्वल टू एफ बाई वाई। तो यहाँ पर F निकालेंगे हम, तो E इंटू वाई डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। अब E कितना है सर, 3 इंटू 10 डेज की पावर 6 हो जाएगा। y देखिएगा मैंने ऑलरेडी नहीं निकाला है, तो y निकाल सकते हैं, d दिया गया आपके पास, तो d बाई 2 आपके पास क्या हो जाएगा y, यानी कि 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लगा दीजिएगा, डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस कितना दिया है हमारे पास, 2000 दिया है, 1 2 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया है हमारे पास, 3 दूनी 6 2, यहाँ से कितना आ गया 3 इंटू 10 रेज की पावर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास F जो आया वो 3 इंटू 10 रेज की पावर 3, 6 नहीं भाई 3, क्योंकि 3 तो आपकी कैंसिल हो गई है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 10 की पावर 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपको क्या निकालना था सर, स्ट्रेस फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चंस में आपके पास कुछ नहीं किया था, थोड़ा सा उसने यहाँ पर डायमेंशंस के साथ खेला हो, और बाद में आपको यहाँ पर बेंडिंग इक्वेशंस लगानी, बेंडिंग इक्वेशन E बाई आर इज इक्वल टू एम बाई आई इज इक्वल टू एफ बाई वाई। तो रिलेशन निकालना है किन्हीं दो का, तो आपके पास F कैलकुलेट करना है, तो Y ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास F निकल के आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आपने कुछ इस तरह का रिलेशन बनाया, वो आप देख सकते हैं, और आपके पास जो स्ट्रेस आई हो 3 इंटू 10 रेज की पावर 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी इसका राइट आंसर आ गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ कवर प्लेट ऑफ ए बिल्ट अप बीम, किसकी बात कर रहा है, कैलकुलेटेड एरिया ऑफ कवर प्लेट ऑफ बिल्ट अप बीम एज अलाउंस फॉर रिविट होल टू बी एडेड। कितना अलाउंस ऐड किया जाता है रिविट होल के लिए, तो रिविट होल के लिए किया जाता है वो आपके पास 13%। 13% को परसेंट का मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर 0.13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि एक लेटरली अनसपोर्टेड कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ बीम हैज बीन स्ट्रेंथ बाय चैनल्स एंगल एंड प्लेट एज शोन, area of all the members added are equally, which one of the following options will yield higher allowable stress, कि किसकी सबसे ज्यादा yield अलाउबल स्ट्रेस होगा। तो देखिएगा जिसका एरिया सबसे ज्यादा होगा उसका ऑब्वियसली बात है यील्ड उतना ज्यादा हाई होगा। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा कि आई सेक्शन भी है, और यहाँ पे आपके पास सर एंगल्स भी कनेक्ट, चैनल भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सर ब्रेक हो रहा है, तो जो ब्रेक हो रहा है वो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल इस तरह का आप नहीं लगे यूज कर सकते। तो इसका अगर राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या रहेगा सर, ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, यस सर, जिसका एरिया ज्यादा उसके यील्ड स्ट्रेस उतनी ज्यादा। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर सही है। पहला बोल रहा है कि इन लोडेड बीम द मोमेंट एट विच द फर्स्ट यील्ड अकर्स इज कॉल्ड यील्ड मोमेंट, कि जब हम लोडेड बीम की बात करते हैं तो मोमेंट एट विच फर्स्ट यील्ड अकर्स इज कॉल्ड यील्ड मोमेंट, तो बिल्कुल सर उसको क्या बोलेंगे हम, यील्ड मोमेंट बोलेंगे। सेकंड बोल रहा है कि इन अ लोडेड बीम द मोमेंट एट विच एंटायर सेक्शन ऑफ द बीम बिकम फुली प्लास्टिक, तो इज कॉल्ड प्लास्टिक मोमेंट, बिल्कुल उसको हम प्लास्टिक मोमेंट भी बोलेंगे, बिल्कुल उसको हम कंपैक्ट मूवमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये भी ट्रू है सर। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू थी, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू थी। थर्ड देखते हैं, इन ए फुली प्लास्टिक स्टेज बीम द न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड द सेक्शन ऑफ टू सेक्शन ऑफ इक्वल एरिया सेक्शन, बिल्कुल जब हम फुली प्लास्टिक सेक्शन की बात करते हैं तो वहां पे क्या लेते हैं हम, एक न्यूट्रल एक्सिस। अब जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो आपके क्या करते हैं, पूरे होल एरिया, प्लास्टिक सेक्शन के होल एरिया को दो एक्सिस में डिवाइड करती है। अब जब दो एक्सिस मतलब दो एरिया में डिवाइड करती है, अब जो दोनों एरियाज होते हैं वो आपके पास इक्वल होता है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A बाई 2 के होता है। तो ये भी सर आपके पास क्या हो जाएगा सर, ट्रू हो जाएगा। ट्रू का मतलब क्या है कि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू एरिया बाई 2, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बोला है ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट, तो बिल्कुल सही, सारे के सारे ऑप्शंस क्या है मेरे पास सर, सही है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं सर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, ए बीम सेक्शन इज क्लासिफाइड लो शेयर केस, किसकी बात कर रहा है, लो शेयर केस की बात कर रहा है। ये ध्यान रखना आपके पास कि केस है सर लो शेयर केस व्हेन द फैक्टर शेयर फोर्स इज लेस देन, तो फैक्टर शेयर फोर्स बोले तो Vu जो होगा लेस देन इक्वल टू 0.6 Vd होगा। Vd क्या हमारे पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ है, तो इसको मैं लिख देता हूं सर, Vd क्या है सर मेरे पास डिजाइन शेयर फोर्स या डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और Vu क्या हमारे पास फैक्टर्ड शेयर फोर्स है, Vu क्या है सर हमारे पास फैक्टर्ड शेयर फोर्स है। तो ये दोनों क्या कर लीजिएगा, आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो Vu लेस देन इक्वल टू 0.6 Vd, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 भी है आपके पास। ये क्वेश्चन से मैं ऑलरेडी उसको एसएससी जेई में करवा चुका हूं, अगर आपने मेरा एसएससी जेई वाला फोल्डर किया होगा तो वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है डियर। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, कीपिंग द ब्रेथ कांस्टेंट डेप्थ ऑफ ए कैंटिलीवर लेंथ L यूनिफॉर्मली स्ट्रेंथ लोडेड विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैरीज फ्रॉम जीरो एट फ्री एंड, किसकी बात कर रहा है वो, सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहा है। जहां पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है सर, आपके पास यूडियल बोला है, स्टैंडर्ड है, तो यूडियल के केस में 3W बाई सिग्मा बी इंटू एल, एल क्या है आपके पास पेन लेंथ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर डी भी पिक करते हैं, नहीं सर ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है हमारे पास, 24 बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ ए कंसंट्रेटेड लोड, एंगल ऑफ डिस्पर्जन बताना आपको, यानी कि थीटा की वैल्यू बतानी है। कब बतानी है, जब हमारे पास क्या दिया गया है सर, वेब ऑफ प्लेट ऑफ स्टील बीम। देखिएगा वेब प्लेट के लिए, यानी कि किसकी बात कर रहा है वो, वेब बकलिंग की बात कर रहा है। फर्स्ट केस आता है सर यहाँ पर आपके पास क्रिपलिंग क्राइटेरिया, किसका सर, क्रिपलिंग क्राइटेरिया, ठीक है। क्रिपलिंग क्राइटेरिया में मेरा जो लोड डिस्पर्जन रहेगा, लोड डिस्पर्जन को मैं थीटा लिख देता हूं। तो इसके दो केस बनते हैं थीटा का, एक सर वर्टिकली और दूसरा आपके पास हॉरिजेंटली। अगर हम बात करते हैं सर हॉरिजेंटली तो 30 डिग्री सर हॉरिजेंटल रहेगा और 60 डिग्री सर आपके पास वर्टिकल रहेगा क्रिपलिंग क्राइटेरिया के केस में। सेकंड आता है सर आपके पास वेब बकलिंग का केस, आपके पास कौन सा आता है सर, वेब बकलिंग का। और वेब बकलिंग में हमारे पास जो लोड डिस्पर्जन रहता है, लोड डिस्पर्जन बोले तो थीटा, तो थीटा चाहे हमारे पास हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, हॉरिजेंटल हो या वर्टिकल हो, तो 45 डिग्री आपके पास हॉरिजेंटली रहता है और 45 डिग्री ही हमारे पास क्या रहता है, वर्टिकल रहता है। तो ये भी आपको शायद ही आज एक नई टर्म्स देखने को मिली होगी सर, जब क्रिपलिंग का क्राइटेरिया बोलेगा तो लोड का डिस्पर्जन कितना होगा, 30 डिग्री हॉरिजेंटल और 60 डिग्री सर हमारे पास वर्टिकल रहेगा। बट जब हम बात करेंगे वेब बकलिंग की, तो जो आपका लोड का डिस्पर्जन रहेगा वो सर 45 डिग्री आपका हॉरिजेंटली और 45 डिग्री ही सर हमारा वर्टिकल रहेगा। तो यहाँ पे बोला उसने वेब के लिए, तो वेब के लिए 45 डिग्री विद वर्टिकली और 45 ही हॉरिजेंटल, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो लगाना पड़ेगा, तो यानी कि सी इज द राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ रोल्ड स्टील बीम इज 5 मीटर्स। लेंथ दे दी है, यानी कि स्पैन की बात दे दी है, स्पैन कितना दे दिया है, 5 मीटर। 1 मीटर में आपके पास 1000 mm, तो 5 इंटू 1000 आपके पास कितना हो जाएगा सर, 5000 mm हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल सर। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको बताना है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा सर, स्पैन बाई 325। तो स्पैन कितना है सर हमारे पास, 5000 डिवाइडेड बाय 325, 325। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो 15.38 mm के आसपास आ जाएगा। चेक कर लेना आपने, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 15.38 mm आ जाएगा। क्लियर है, यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन स्पैन बाय 325। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर बीम
पाई प्रोजेक्शन 3 मीटर लेंथ दे दी है आपके पास, इफेक्टिव लेंथ मतलब कितनी सर 3 मीटर दे दी गई, विद पार्शियली रिस्ट्रेन, पार्शियली मतलब आधा उसको रोका गया है और आधा उसको रोका नहीं गया, मतलब कुछ टाइम्स के लिए क्या है सर वहां पे किसी तरह का मूवमेंट अलाउ नहीं है, बट कुछ टाइम के बाद सर वहां पे मूवमेंट आ भी रहा है। ठीक है, पार्शियली का मतलब ये हुआ टॉर्जन एट दी सपोर्टेड एट फ्री एंड, तो आपको क्या बताना है उस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ बताना है। तो देखिएगा कैंटिलीवर का केस है और कैसा है सर आपके पास पार्शियली रिस्ट्रेन है, तो एल इफेक्टिव कितना बन जाएगा सर इस केस में सर 0.57 एल, तो 0.75 इंटू एल आपके पास 3, तो यहाँ से आपके पास 15 7 3 21 और 22 2.25 मीटर्स, तो एल इफेक्टिव आपके पास आ गया। ये केस ध्यान रखना, आपने वो नहीं गलती करना कि सर कैंटिलीवर है, एक एंड फिक्स है दूसरा एंड फ्री है तो बनेगा एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 2L, आप सही है, बट ये चीज पढ़ लीजिएगा कि पार्शियली रिस्ट्रेन बोला गया है अगेंस्ट टॉर्जन एट दी सपोर्ट फ्री एंड इज, तो उस कंडीशन में मेरा इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा 2L नहीं रहेगा 0.75L रहेगा, जब 0.75L रहेगा तो एल इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सर हमारे पास 2.25 मीटर्स बन जाएगा। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द फ्लैंज टू दैट वेब एंड आई सेक्शन एट एनी डिस्टेंस अलोंग द लेंथ ऑफ बीम इज ऑलवेज, एक बार फिर से पढ़िएगा, क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन द फ्लैंज टू दैट इन द वेब ऑफ आई सेक्शन एट एनी डिस्टेंस अलोंग द लेंथ ऑफ बीम इज ऑलवेज, क्या होगा सर लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा या मोर देन 1, सर वो आपका इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, अलाउबल शेयर स्ट्रेस इन एन अनस्टीफेंड वेब, किसकी बात कर रहा हूं अलाउबल शेयर स्ट्रेस की बात करना है। तो देखिएगा शेयर स्ट्रेस को मैं यहाँ पर टाउ से रिप्रेजेंट करता हूं, आपके पास दो आते हैं, एक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस और एक सर आपके पास एवरेज शेयर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यूज हम लिखते हैं वो कितनी आती है सर आपके पास, सर वो आती है 0.45 Fy, और अगर हम बात करते हैं एवरेज की तो ये वैल्यू आती है सर आपके पास 0.40 Fy। तो आज किसका बताना है अलाउबल शेयर स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड वेब का बताना है, तो उस कंडीशन में मेरे पास जो टावर रहेगा वो आपके पास 0.40 Fy रहेगा, तो 0.40 Fy हमारे पास कितना दिया है 250, तो ये आपके पास 250, 25 फोर्सा कितना वो आपके पास 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सवाल था। तो आपका जो राइट आंसर बन गया है यहाँ पर वो कौन सा बन गया है सर, बी हमारे पास राइट आंसर आ गया है। क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब स्टीफनेड, क्या बताना आपको मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब स्टीफन्ड इन दी बोथ द डायरेक्शन शुड बी, बोथ डायरेक्शन बोला और बोथ डायरेक्शन में कितना रहता है सर d/250 रहता है। क्लियर है, d/250। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्टिव पार्ट्स में डिस्कस किया था, बट बीम वाला चैप्टर है तो देख लीजिएगा कि एक स्टील बीम सपोर्टेड लोड फ्रॉम दी फ्लोर स्लैब एज वेल एज फ्रॉम वॉल इज टर्म्ड एज, कि जो आपके वॉल से भी सपोर्ट हो और आपके फ्लोर से भी सपोर्ट हो, तो इस तरह के बीम को हम क्या बोलते हैं स्पैंड्रल बीम बोलते हैं। स्पैंड्रल बीम कुछ इस तरह से दिखता है भाई, आपको मैं आपको बता देता हूँ, स्पैंड्रल बीम कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, कुछ इस तरह से। तो देखिएगा ये भी आपके पास क्या है सर बीम है। अब जो ये वाला बीम है ये सर आपका वॉल से भी सपोर्ट होता है, तो सपोज करो आपका यहाँ पे ये वॉल से भी सपोर्ट होगा, ठीक है, और ये भी सर आपका यहाँ पे ये वॉल से भी सपोर्ट होगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया सर मेरे पास वॉल हो गया और ये भी सर मेरे पास ये वॉल से हो गया। अब जो आपका वॉल से सपोर्ट है ये वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं सर आपका स्पैंड्रल बीम बोलते हैं। कौन सा बीम बोलते हैं सर आपके पास स्पैंड्रल, जो यानी कि एंड वाला, तो ये भी क्या है सर मेरे पास स्पैंड्रल बीम। ठीक है, बिल्कुल इस तरह का केस आप स्पेंडल बीम कहाँ देखते हैं, एक तरह से रिब्ड स्लैब में दिखते हैं। तो ये जो हमारे पास है ये किस कैसा है सर आपके पास रिब्ड स्लैब, तो है रिब्ड स्लैब है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा सर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 31।
मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन एन आई सेक्शन एट ए न्यूट्रल एक्सिस इज गिवन है। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बताना है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स इज इक्वल टू एफ बाई एल बी बाई 8 डी का स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बाई 8। यस सर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 होगा, तो बी हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है? लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसकी बात कर रहा है? लिमिटिंग width to thickness ratio for the outstanding element of compression flange of rolled compact section। देखिएगा, सारी वैल्यू बता देता हूं मैं किस किस की सर। एक आता है हमारे पास रोल्ड सेक्शन की बात की जाती है, रोल्ड स्टील एलिमेंट हो गया आपके पास दूसरा, और दूसरा कौन सा हो गया सर आपके पास? वेल्डेड हो गया है, और तीसरा हो गया है आपके पास न्यूट्रल एक्सिस। कौन सा होगा? न्यूट्रल एक्सिस एट दी मिड ऑफ दी सेक्शन। ठीक है, ये हो गया है। तो इसमें हम कौन सी वैल्यू देखनी है सर? हमें ये सब देखनी है। हमें किसके इसमें सर? हमें देखनी है कंपैक्ट सेक्शन। तो देखिएगा कंपैक्ट सेक्शन, तो यहाँ पे भी आपको कंपैक्ट सेक्शन में देखना है। ठीक है, और वेल्डेड के केस में भी कंपैक्ट सेक्शन देखना है। ठीक है, तो कंपैक्ट सेक्शन में कितनी होती है सर ये वैल्यू आपके पास? तो ये वैल्यू होती है सर 10.5 एप्सिलॉन, और ये होती है सर 9.4 वेल्डेड के केस में 9.4, और न्यूट्रल एक्सिस एट द मिड ऑफ द डेप्थ सेक्शंस में आपके पास 105 एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन हमारे पास क्या होता है सर? अभी बताया था 250/Fy होता है। क्लियर है? तो देखिएगा, अगर आपके पास रोल्ड स्टील सेक्शन हो इन एक कंपैक्ट सेक्शन में, तो वहां पे कितना होगा? विड्थ टू थिकनेस 10.5 एप्सिलॉन। वेल्डेड के केस में बोल दिया गया डियर अगर आपको, तो वेल्डेड के केस में कितना होगा? 9.4 एप्सिलॉन। और अगर सर न्यूट्रल एक्सिस एट द मिड ऑफ दी सेक्शंस की बात की गई, तो आपके पास सर 105 एप्सिलॉन 250/Fy। तो आज किसकी बात की जा रही है आपके पास? रोल्ड कंपैक्ट सेक्शन की बात, यानी कि रोल्ड कंपैक्ट सेक्शन 10.5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? 10.5 हो गया है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि इन एन आई सेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हम बना लेते हैं आपका आई सेक्शन। ठीक है, और इसकी अगर हम एक्सिस की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर बनाएंगे, नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा भी हम इसको और डार्क कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा सर? आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपके पास टी सेक्शन नहीं है भाई, आपके पास आई सेक्शन है। कुछ इस तरह से क्या बनेगा इसका? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। तो यह हो गया आपके पास सर बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम। और ये क्या है सर? मेरे पास आई सेक्शन है। ठीक है, उसने बोला है द ओवरऑल डेप्थ दे दी गई आपके पास, और ओवरऑल डेप्थ कितनी दे दी गई है सर? डी हमारे पास 300 mm दे दी गई है। अब जब 300 mm दे दी है, तो ये वाला डिस्टेंस आप बता सकते हैं बिल्कुल सर। ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया सर मेरे पास? x, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर आपके पास? 300 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 300 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सही। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब आगे क्या बोला है? द फ्लैंज स्ट्रेस डेवलप एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ बीम। टॉप पे कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही है? 1.2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और बॉटम में सर आपके पास 0.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? बिल्कुल सही। आपको क्या निकालना है? देन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टॉप ऑफ बीम विल बी। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब XU, एक्स बोलो या आप XU बोल सकते हैं। एक्स निकालना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, टॉप से निकालना है। वो भी कहां से सर? आपके पास टॉप से।
क्लियर है। तो इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, सिमिलरिटीज लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा सर आपको, सिमिलरिटीज लॉ। तो सिमिलरिटीज लॉ लगाइएगा, दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके पास यहाँ पर, एक ट्रायंगल आपके पास न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर और एक न्यूट्रल एक्सिस से नीचे। तो यहाँ पे लगा सकते हैं आप सर 1.2 बाई एक्स और 0.3 डिवाइड बाई 300 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा आपके पास 1.2 डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट कितना बन रहा है सर आपके पास, ये बन रहा है 0.3 डिवाइडेड बाय 300 माइनस एक्स। तो यहाँ से मेरे पास ये x की वैल्यू निकल के आ गई। तो x कितना जाएगा सर आपके पास, 240 आ जाएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, मैंने डायरेक्ट बता दिया है, इतना कुछ ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ इसको आपको सॉल्व करना है। 1.2 इंटू 300 माइनस एक्स करना और 0.3 इंटू एक्स वन साइड ले जाना, एक्स वाली टर्म एक तरफ ले जाना अपने, और फाइनल जो आंसर आएगा आपके पास वो 240 आ जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास डिजाइन ऑफ बीम का जो पहला सेशन था उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया, उसके सारे क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशंस में आपके पास पार्ट 2 की, यानी कि जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे उसको मैं आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा डियर। तो जब तक हम आपका नेक्स्ट पार्ट लेकर आते हैं तब तक आप इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा कंटिन्यूअसली, ताकि आपका किसी भी एग्जाम में बहुत इजीली सिलेक्शन हो जाए। तो मिलते हैं हम आपको नए सेशंस में, तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए डियर।